अपन यहाँ पे टैली ओपन कर लेते हैं। चल तक हमने आपको पेरोल वाउचर बताया था, आइए था तो उसके आइए बता देते, बताइए, बता दें आइए। ठीक है, इसके बाद अपन एक्सेल में वर्क करते हैं। एक्सेल में नेम का मतलब नेक्स्ट काम रहता है संपत्ति वगैरह परचेज करने का। एक्सेल में अपन की जो फर्नीचर वगैरह रहती है वो संपत्ति रहती है। स्थायी संपत्ति वो होती है जिसका यूज अपन अपने बिजनेस के पर्सनल यूज के लिए करते हैं और उसका यूज अपन लंबे टाइम तक करते हैं, वो आपकी स्थायी संपत्ति होती है। फिर आप एक्सेल में वर्क कर रहे हैं, अब आप कोई भी संपत्ति वगैरह खरीदते हैं। अगर नगद खरीद रहे हैं तो आप एंट्री करते हैं पेमेंट वाउचर में, उधार खरीद रहे हैं तो जनरल वाउचर में। अपन यहाँ पे वाउचर एंट्री के लिए भी प्रेस करते हैं। अगर आप पहले लेजर बनाना चाहते हैं, आप यहाँ पे A L C से लेजर बना लेते हैं। जैसे आप फर्नीचर खरीद रहे हैं तो एक आप बना लेंगे यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट, अंडर में आप इसको डाल देंगे फिर असेट, एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। ऐसे अगर आप प्रिंटर खरीद रहे हैं तो ये भी एक्सेल के लिए स्थायी संपत्ति रहती है। आप एक लेजर बना लेंगे प्रिंटर का, अंडर में आप इसको डाल देते हैं फिर असेट। अब आप HDFC बैंक जाएंगे, वाउचर एंट्री के लिए आप भी प्रेस करते हैं। अगर आप संपत्ति नगद खरीद रहे हैं तब एंट्री हो जाती है पेमेंट वाउचर, उधार है तो जनरल वाउचर। अपन इसकी एंट्री कर देते हैं पेमेंट वाउचर में। जैसे आप नगद फर्नीचर खरीद रहे हैं, बाय में आप लिखेंगे फर्नीचर, कितने का खरीद रहे हैं आप अमाउंट डाल देंगे और टू में आ जाएगा केस, क्योंकि ये संपत्ति नगद है तो टू में आप लेते हैं केस, एंट्री हो जाएगी पेमेंट वाउचर। संपत्ति आ रही है केस जा रहा है तो बाय फर्नीचर टू केस, एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। ऐसे अगर इसी संपत्ति को आप उधार खरीद रहे होते तब आप एंट्री करते F7 से जनरल वाउचर में। उधार खरीदे चाहे नगद दोनों ही कंडीशन में बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर आपका आ जाएगा बाय में। यहाँ पे आप अमाउंट डाल देना कितने का आप उधार खरीद रहे हैं। 25 अपन ने नगद खरीद लिया तो 25 का उधार, एंटर करेंगे टोटल अमाउंट हो जाएगा 50,000। अपने पास फर्नीचर हो गया टोटल 50,000 का, एंटर करेंगे। अब टू में आप लिख देंगे उस पर्सन का नाम जिससे आप उधार खरीद रहे हैं, Alt+C से आप उस पर्सन के नाम से लेके बना देंगे। आप इसको यहाँ पे एंटर में डाल देते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स में, क्योंकि अपन इसको खरीद रहे हैं। एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। ये बाय में आ जाएगा फर्नीचर, टू में आ जाएगा उस पर्सन का नाम जिससे आप उधार खरीद रहे हैं। एंटर करके यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे न्यू रेफरेंस और एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। अगर नगद खरीदते हैं तो पेमेंट, उधार खरीदते हैं तो जनरल, और दोनों ही कंडीशन में फर्नीचर आपका बाय में आता है। नगद है तो टू में कैसे जाएगा, उधार है तो पर्सन का नाम। अब आप HDFC बैंक जाएंगे, यहाँ पे बैलेंस शीट के लिए भी प्रेस करते हैं, इसमें आपको फिर असेट देखने को मिल जाएगी। टोटल है अपने पास 50,000 का फर्नीचर बता रहे, टोटल फर्नीचर आपके पास है 50,000। अब ये फिर असेट है स्थायी संपत्ति जिसका यूज आप अपने बिजनेस के पर्सनल यूज के लिए करते हैं। अब इसका यूज करने के बाद जब आप इसको सेल करेंगे तो जो फर्नीचर अभी आपने 50,000 में खरीदा है, कोई भी पर्सन ये आपसे 50,000 में परचेज करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि इसका लागत मूल्य कम हो जाएगा। वो होता है मूल्य ह्रास, इंग्लिश में बोलते हैं डेप्रिसिएशन। मूल्य ह्रास की डेफिनेशन होती है किसी भी स्थायी संपत्ति का निरंतर प्रयोग करने से उसके लागत मूल्य में किसी भी कारणवश आई हुई कमी को मूल्य ह्रास बोलते हैं। अब जब आप इसको यहाँ पे सेल करेंगे, कोई भी पर्सन आपसे 50,000 में खरीदने के लिए तैयार नहीं हो, इसका मूल्य कम हो जाएगा, वो हो जाएगा डेप। आप इसमें डेप की एंट्री करने के बाद उस संपत्ति को बेच देते हैं, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे पूरे डेप की कैलकुलेशन कर लेते हैं। अपन इसको मिनिमाइज करते हैं, यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले आप कॉस्ट प्राइस, संपत्ति का लागत मूल्य। इस संपत्ति का लागत मूल्य कितना है, अपन ने टोटल इसे 50,000 में खरीदा है, आप अमाउंट डाल देंगे 50,000। फिर यहाँ पे आप लिख देते हैं गारंटी वारंटी, कितने टाइम की आपको गारंटी वारंटी इस पे मिली है, अपन ने मान लिया 3 साल। फिर यहाँ पे आप लिख देते हैं रेसिडियल वैल्यू RV, हिंदी में बोलते हैं अवशिष्ट मूल्य। अब 50,000 की संपत्ति जो अभी आप खरीद रहे हैं
3 साल इसकी गारंटी वारंटी है। 3 साल बाद ये फर्नीचर अपना कितने में चला जाएगा, अपन ने मान लिया 20,000 का। अब आप इसमें यहाँ पे जब डेप लाएंगे तो डेप अपन लाते हैं कॉस्ट प्राइस और रेसिडियल वैल्यू के बीच से जो डिफरेंस रहता है उस पर, क्योंकि ये लागत मूल्य जितने में अपन ने खरीद ली, और रेसिडियल वैल्यू मतलब 3 साल बाद इससे अवशिष्ट मूल्य कितना बचेगा। अब आप डेप लाएंगे, इन दोनों के बीच से डिफरेंस माइनस करने के बाद आप इसको लाना कॉस्ट प्राइस से सेलर प्राइस माइनस कर देंगे रेसिडियल वैल्यू, एंटर करेंगे तो यहाँ पे डेप आ जाएगा 30,000। अब आप डेप कितने बुलाएंगे 30,000, फिर यहाँ पे आप निकाल लेते हैं पर ईयर डेप। अब आप इस संपत्ति पे एक साल में कितना डेप लाएंगे, मतलब इस संपत्ति में एक साल में कितना डेप लग रहा है, उसके लिए आप इसको लाते डेप का सेलर प्राइस ले लेंगे और डिवाइड कर देंगे गारंटी वारंटी से, एंटर करेंगे तो पर ईयर का डेप निकल के आ जाएगा। इस साल में डेप कितना लगेगा 10,000। अब आपको पर मंथ का डेप भी निकालना है, आप यहाँ पे निकाल लेते हैं पर मंथ डेप। इस संपत्ति में एक महीने में कितना डेप लगेगा, पर मंथ डेप निकालने के लिए आप इसमें इक्वल लगाते हैं पर ईयर डेप का सेल एड्रेस और इसमें आप डिवाइड कर देंगे 12 का, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। एंटर करेंगे तो यहाँ पर मंथ का डेप निकल के आ जाएगा। एक साल में डेप लगेगा कितना, एक महीने में कितना। अब आपको अगर पर डे के हिसाब से भी डेप इसमें निकालना है, एक दिन में इस संपत्ति पे कितना डेप लगेगा, तो यहाँ पे आप निकाल लेते हैं पर डे डेप। इसके लिए आप इक्वल लगाते हैं पर ईयर डेप का सेल एड्रेस, इसमें आप डिवाइड कर देंगे 365, एंटर करेंगे तो यहाँ पर डे का डेप निकल के आ जाएगा। अब इस संपत्ति में एक दिन में इतना डेप लगेगा। अब आपने यहाँ पे इस साल का निकाल लिया, एक महीने का और एक दिन का। आपने यहाँ पे जब पर ईयर का डेप निकाला था तो वो अपन ने निकाला था गारंटी वारंटी की हेल्प से। अभी आपने इस पे ये नहीं निकाला इस पे कितने परसेंट डेप लग रहा है, आप यहाँ पे इसका परसेंट निकाल सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे परसेंट का साइन लेते हैं, इक्वल लगाते हैं 1 का डिवाइड कर देते हैं गारंटी वारंटी से, एंटर करते हैं तो यहाँ पे परसेंट निकल के आ जाएगा। इस पर डेप लगेगा 33%। अगर आपको यहाँ पे पर ईयर का डेप परसेंट की हेल्प से निकालना है तब आप इसको लगाते हैं डेप का सेल एड्रेस मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंट, एंटर करेंगे तब भी डेप का अमाउंट वही आएगा। अगर गारंटी वारंटी की हेल्प से निकालना है तो डिवाइड कर देते हैं, परसेंट की हेल्प से निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आपने यहाँ पे इतना निकाल लिया, अब आप यहाँ पे निकाल लेते हैं आपने इससे कितने टाइम यूज किया है, क्योंकि यूज करने के बाद जब आप सेल करेंगे उतने महीने का डेट लाएंगे उतने दिन का जितने दिन अपन ने इससे यूज किया है। अभी अपन निकाल लेते हैं मंथ के हिसाब से, जैसे आपने यहाँ पे लिखा यूज मंथ, मान लेते हैं अपन ने इसको 1 जनवरी खरीदा था और अपन ने इसको 1 नवंबर को बेच दिया। जनवरी से लेके अक्टूबर तक आपने इसका यूज किया, 1 नवंबर तक तो अपन ने इसको बेच दिया, उसको आप काउंट नहीं करेंगे, टोटल मंथ हो जाएंगे 10। अब आप इस पर डेप लाएंगे 10 महीने का, 1 महीने का डेप का अमाउंट ये है, 10 महीने का अमाउंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप निकाल लेते हैं यूज मंथ डेप। इसके लिए आप इसको लाते हैं पर मंथ डेप का सेल एड्रेस ले लेंगे और इसमें आप मल्टीप्लाई कर देते हैं यूज मंथ, एंटर करेंगे तो यहाँ पे यूज मंथ डेप निकल के आ जाएगा। 1 महीने में लग रहा था 833, तो 10 महीने का हो जाएगा 8,333। अब इतना आपने यहाँ पे निकाल लिया। अब जब आप इसको डेप लाने के बाद सेल करेंगे तो ये आपका कितने में सेल होना चाहिए, उसके लिए आप यहाँ पे निकाल लेते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आप यहाँ पे इक्वल लाते हैं कॉस्ट प्राइस का सेल एड्रेस, इसमें से आप माइनस कर देते हैं यूज मंथ डेप, जितने महीने आपने इसका यूज किया था उतने महीने का जो डेप का अमाउंट है, एंटर करेंगे सेलिंग प्राइस यहाँ पे निकल के आ जाएगी। अब सेल कितने में होना चाहिए इतने में, फिर यहाँ पे आप लिख लेते हैं नेट सेलिंग प्राइस। फिर जब भी अपन कोई संपत्ति या कुछ भी अपन सेल करते हैं सामने वाला पर्सन आपसे उतने में ही लेने के लिए तैयार नहीं होता जितना अमाउंट आप उन्हें बता देते हैं। जैसे अब आपने उन्हें अमाउंट यहाँ पे आपका निकल के आ रहा है 41,667,